वी आर लाइव। जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। एक बार बता देंगे आवाज वगैरह आपको सही से पहुंच रहा है कि नहीं, जल्दी से बताइए। क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ है, पिछला जो ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ कल, तो उसमें देखिए जो भी विद्यार्थी चैनल से क्लास करके गए थे तो मैं मात्र आपको 2 सेट प्रश्न कराया था। 2 सेट का मतलब क्या है कि 140 प्रश्न। ध्यान से इस बात को समझिएगा। जिनका भी ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ है वो खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका ज्योग्राफी का एग्जाम किस रूप में बीता है। तो मात्र मैं 2 सेट प्रश्न कराया था, अर्थात कि 140 प्रश्न, एग्जाम के जैसा 70 + 70 प्रश्न। अब देखिए मैं इसलिए बोलता हूं कि गेस प्रश्न क्या होना चाहिए कि इतना ही होना चाहिए। ये नहीं कि गेस प्रश्न में मैं आपको 10,000 प्रश्न करा दिया, 5,000 प्रश्न याद करा दिया और मैं बोल रहा हूँ ये गेस है। ये गेस थोड़ा है, इसमें से तो 5,000 में से आप खुद से भी याद कीजिएगा तो आसानी से 70+ आ जाएगा। बट देखिए ज्योग्राफी में मात्र मैं पूरे साल की बात करें, मतलब पूरे इस आपके 2024 सेशन में, तो एक क्लास हुआ इस चैनल पे जिसपे 140 प्रश्न की हम लोग लाइव क्लास में चर्चा किए थे। और आपको याद होगा कि अगर आप ज्योग्राफी का एग्जाम दिए और 140 प्रश्न रट के गए थे तो मेरे पास भी प्रश्न आता है, तो मैं सीधे उसको मिलाया तो मैं देखा कि उसमें से अगर डायरेक्ट बात किया जाए कि ऑप्शन भी इधर उधर नहीं हुआ, सीधे प्रश्न और उसका उत्तर, तो 30 प्रश्न पूछा गया था डायरेक्ट। मतलब एक भी इधर उधर आपको दिमाग नहीं लगाना है। और थोड़ा सा आप जानते हैं कोई भी प्रश्न हम लोग चर्चा करते हैं तो उस प्रश्न के आसपास भी मैं आपको बताता हूं कि जैसे उस प्रश्न का मान लीजिए कि इसके आसपास ये प्रश्न बन सकता है। जैसे मान लीजिए आज ही हिंदी हम लोग चर्चा करेंगे तो कहीं पे संपूर्ण क्रांति आएगा तो मैं उसके आसपास बता दूंगा कि इसके लेखक जयप्रकाश नारायण है, उनके बचपन का नाम बाउल था। तो ये सब अगर आसपास के प्रश्न की चर्चा करें तो 35 से 38 प्रश्न पूछे गए थे मात्र 140 प्रश्न से। अब सोचिए जो विद्यार्थी ज्योग्राफी में कभी भी नहीं पढ़ा था, अगर मात्र 140 प्रश्न रट के गया होगा तो आसानी से वो 35 ही आपको बनाना था, 35 सही करके आया था। और मैं लाइव क्लास में बात बोल रहा हूं और वो वीडियो जो है जो लाइव सेशन चला था ज्योग्राफी का, मैं 140 प्रश्न पढ़ाया था, वो इस चैनल पे अवेलेबल है। आपके पास प्रश्न पत्र है, जो भी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे जाकर मिला लीजिएगा। एक बार बताएंगे जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी का क्लास देखकर गए थे क्या 30+ डायरेक्ट प्रश्न मात्र 140 में से आया था कि नहीं। अगर थोड़ा सा आप माइंड लगाए होंगे तो 35 प्रश्न और 35 ही आपको बनाना है। जैसे हिंदी में ही है 100 में 100 मैं लड़ा दूं तभी आप क्या बनाएंगे, उसमें से 50 ही बनाएंगे। तो ये है गेस प्रश्न, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको निश्चिंत होकर तैयारी करके जाना है। ये नहीं सोचना है कि कहां से प्रश्न आ रहा है। अब यहां पे देखिए अभी का जो आपका हिंदी का एग्जाम है आर्ट्स के विद्यार्थियों का, तो मैं हिंदी में आपको बताऊंगा कितना प्रश्न अभी के लाइव क्लास में। तो अभी के लाइव क्लास में मैं हिंदी में आपको 2 सेट कराऊंगा, बिल्कुल एग्जाम के जैसा, अर्थात कि 200 प्रश्न। तो ये जो 200 प्रश्न है इसको तो आप रट जाइएगा, ठीक है। यहां से आपको मतलब कि 40 से 45 प्रश्न कम से कम, अगर आपका भाग कितना भी खराब रहा तो ऑब्जेक्टिव में टकरा जाएगा, ठीक है। 40 से 45 प्रश्न। सर शेष 5 प्रश्न हमको तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में लाना है, हम क्या करेंगे। तो आप लोग का डिमांड आएगा तो इसलिए मैं मॉर्निंग में एक क्लास ले रहा हूं कि फिर कभी समय निकालकर मैं 200 और सेट करा दिया तो 400 जो विद्यार्थी प्रश्न का रिवीजन कर लिए ना, तो उसमें से तो कम से कम 60 से 70 प्रश्न आएगा। आपको मात्र 50 प्रश्न का जवाब देना है। तो ज्योग्राफी में जो मैं बात बोला वो सही है कि नहीं, एक बार आप लोग कमेंट में बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा याद करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी का प्रश्न पत्र इसी रूप में आएगा, ओरिजिनल प्रश्न पत्र देख लीजिए इसी रूप में। देखिए आप लोग का जब एग्जाम शुरू होता है उसके आधा घंटा बाद प्रश्न आया, मैंने देख लिया, मैंने समझ गया कि छात्र आज तूफानी लाल विद्यार्थी बन गए, तूफान मचा कर आएंगे, क्योंकि मात्र 140 प्रश्न मैंने पढ़ाया और उसमें समझिए 30 से 35 प्रश्न सीधे पूछ लिया गया और 35 प्रश्न ही आपको बताना था। चलिए 306 विषय कोड आर्ट्स का हिंदी का कल पेपर होगा, उसमें भी उसी तरह आपको तूफान मचा कर आना है। यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, कोई भी सेट का प्रश्न मिले यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी का इसी रूप में प्रश्न आएगा। 100 प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 50 का जवाब देना है। 6 प्रश्न आपसे सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा जब ये क्लास खत्म होगा ना, तो ये नहीं कि सब्जेक्टिव मतलब कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव जो ये 6 प्रश्न है ये किस रूप में आएगा और उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है अभी के लाइव सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न आ रहा है, उत्तर दीजिएगा। नहीं मालूम होगा सीधे प्रश्न का मैं सही उत्तर बताऊंगा, रट लेना है, क्योंकि अंतिम गेस प्रश्न जो पेपर में छपने जा रहा है। यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पे। 1 से 100 तक यहाँ पे फिर वही बात रिपीट हो रहा है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से उत्तर देंगे। चलिए अब यहां से क्लास शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी जल्दी से उत्तर देंगे और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा रटते चलेंगे। कह रहा है पहला प्रश्न आपसे कि चरम व्यक्तित्वता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। यह जो पंक्ति है आप लोग किस शीर्षक पाठ में पढ़े हैं कि चरम व्यक्तित्वता ही परम सामाजिकता है। जल्दी से कमेंट में लिखेंगे एक और उत्तर देंगे। नहीं मालूम है तो सही उत्तर याद रखेंगे, सर प्रगीत और समाज में पढ़े हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
पहला का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, कह रहा है आपसे कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। अगर किनके द्वारा लिखित पाठ में आप पढ़े हैं कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, कहेंगे सर मलयज के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल सही, याद रखेंगे ऑप्शन बी। मलयज का जो डायरी से लिया गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन, उसी पाठ में ये पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब जो मैं प्रश्न के आसपास भी बता रहा हूं उस पर भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मलयज कौन सा पाठ लिखे हो, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, मैं 2 प्रश्न इसमें आपको बता दिया। इस पाठ की विधा क्या है, तो डायरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे रहा, तो जल्दी से बस आपको अंत तक देखना है, कुछ नहीं पढ़े, अंतिम समय में इतना रट कर जाइए, आपने ज्योग्राफी में प्रमाण देख लिया है, ठीक है। चलिए यहां पे बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा जो है वो किस कवि की रचना है, तो चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी, जो आपका पहला ही कविता है कड़बक, जिनके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उन्हीं की रचना है चित्ररेखा। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, रामभती गो कारिखन में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। सीधे प्रश्न उत्तर पे मैं चल रहा हूं, जल्दी जल्दी आगे बढ़े क्योंकि पूरा 2 सेट मैं करा दे रहा हूं। अगर आप पूरा सेफ जोन में जाना चाहते हैं कि हाँ नहीं सर हमको 50 में 50, जिस तरह ज्योग्राफी में 35 में 35 सही करके आएंगे वैसे सही करके आना है, तो आप डिमांड कीजिएगा, एक और मैं सेट आपको करा दूंगा, बस उतना प्रश्न रट के जाइएगा, आपके पास पूरा आज का दिन पर्याप्त है। एक दिन पढ़ लेंगे 50 में 50, और सब्जेक्टिव में कैसे लिखना है उत्तर वो भी मैं अभी सिखा दूंगा बस। चलिए यहां भी बताएंगे चौथे नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर सूरदास के पद से लिया गया है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है, जल्दी से बताइए। कवितावली जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो सूरदास के द्वारा। याद रखेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर कह रहा है आपसे प्रश्न कि तुलसीदास ने अपने युग के किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। जल्दी से बताइए, कमेंट में लिखेंगे 6, देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं कि तुलसीदास ने अपने युग के किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था। चलिए मैं एक बार कमेंट देख ले रहा हूं, सही विद्यार्थी का उत्तर आ रहा है, 5 का सी आ गया, बिल्कुल सही। 6ठे नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो जो भी विद्यार्थी 6ठे नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका भी ऑप्शन सी है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अवधी और ब्रज भाषा को उन्होंने अपनाया था। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं आपसे सीधे सीधे प्रश्न टकरा रहा है, आप जानते हैं ऑप्शन भी चेंज नहीं किया जा रहा, तो आपको ज्यादा चिंता नहीं लेना है, बस प्रश्न का उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो रटते चलिएगा। चलिए क्योंकि ये प्रश्न आएगा तो ऑप्शन वगैरह भी इधर उधर नहीं होगा। मैं देख रहा हूं सही विद्यार्थी का सी आ गया, लाइव क्लास चल रहा है, जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। कह रहे आपसे कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, तो नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था, आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है, तो 10 छंदों में, क्योंकि महाराजा छत्रसाल की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर दीजिए, रट लीजिए, मैं यही कहूंगा इसको घोर कर पी जाना है, 2 बार 3 बार, जब लाइव क्लास खत्म होगा तो इसको देख कर याद कर जाइएगा प्रश्न। चलिए कह रहा है अगला प्रश्न, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछा है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया मेरा छौना। देखिए कितना आसान, अगर एक बार आप कविता पढ़े होंगे पूरा तो इसका उत्तर दे पाएंगे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, कहेंगे सर पुत्र वियोग की है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है पुत्र वियोग, उन्हीं की यह पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, 11 का उत्तर दीजिएगा। कह रहा है आपसे, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। खून पसीना आप एक कर दिए हैं मतलब कठिन परिश्रम कर रहे हैं, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, तूफान मचा कर आना है आपको हिंदी में भी। चलिए आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है, तो यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है सर, यथा प्लस इष्ट होता है। चला ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 13 नंबर। इसी तरह एग्जाम में भी प्रश्न मिलेगा कल हिंदी के बुक से, हिंदी व्याकरण से, और आपका हिंदी में जो पीछे हम लोग पढ़ते हैं प्रतिपूर्ति है 2-4 चैप्टर, उससे भी प्रश्न रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है। तो गूलर का फूल होना मतलब लापता होना, क्योंकि आप जानते हैं गूलर का फूल हर किसी को मिलता नहीं है, लापता रहता है, तो लापता होना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है जाता रहता था कौन सा पदबंध है सर। तो जाता रहता था, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो रहता था और मतलब कि और जाता रहता था, तो इसका क्रिया और क्रिया का मतलब विशेषता बताया जा रहा है ना, तो क्रिया विशेषण पदबंध। ऑप्शन बी, तो जो पदबंध तो काफी आसान होता है, जिस मतलब जिसके बारे में बताया जाए वही पदबंध हो जाता है। संज्ञा के बारे में बताएगा संज्ञा पदबंध, सर्वनाम के बारे में बताए तो सर्वनाम पदबंध। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। तो यहाँ पे हम लोग 14, अच्छा यहाँ पे क्रिया पदबंध न होगा, वही मैं सोच रहा था। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, करे आपसे कि जाता रहता था, ठीक है, जाता रहता था, तो जाता भी क्रिया है और रहता भी क्रिया है, इस पे गौर कीजिएगा। जाता रहता था तो जाता भी क्रिया है और रहता भी क्रिया है, तो क्रिया पदबंध होगा। और वही कहा था कि धीरे धीरे चाहे तेज तेज जाता रहता था तब होता क्रिया विशेषण पदबंध, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, ठीक है, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। जाता रहता था तो जाता भी क्रिया, ये भी क्रिया है, तो क्रिया का बोध हो रहा है, तो क्रिया पदबंध। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, कर आपसे कि दिवाली शब्द है ऐसा तो एक पर्व का नाम देगा, कभी पूछता है रक्षाबंधन शब्द है, कभी पूछेगा दिवाली शब्द है। आप जानते हैं सर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है, क्योंकि एक किसी विशेष पर्व का नाम है दिवाली। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे सेना शब्द है, सेना शब्द है, जल्दी से बताइए सेना का लिंग निर्णय कीजिए, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभय लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो रटते चलेंगे, अब एग्जाम में कम समय है तो मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा आपके आंसर का, जल्दी से मैं उत्तर बताता हूं ताकि पूरा सब्जेक्ट, पूरा जो है प्रश्न है 2 सेट का, इसको हम लोग समाप्त करें। तो सही उत्तर है सर स्त्रीलिंग, याद रखेंगे सोना जो है स्त्रीलिंग। अब आपको समझने का समय गया, कल आपको एग्जाम में जाकर तूफान मचाना है, बस इतना प्रश्न रट कर जाइएगा, ठीक है, जो प्रश्न यहाँ पे बता दिया जा रहा है। चलिए, और लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, शेयर वगैरह करते रहिएगा, क्योंकि अभी आपका और पेपर जो शेष होगा उसमें भी इसी तरह मिनिमम प्रश्न आपको दिया जाएगा, जहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे बताइए 17 नंबर प्रश्न, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो ये रोटी मत खाओ और ये मतलब कि वह जली है, तो कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक है, ठीक है। वह मतलब किस रोटी की बात हो रहा है, तो उस निश्चित रोटी की बात हो रहा है जो जली हुई है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। काफी शानदार, चलिए आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न, कह जाति शब्द का विशेषण, तो जाति शब्द का विशेषण होता है जातीय, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, कह रहा है आपसे कार्य करने वालों के लिए एक शब्द, तो कार्य करने वाला को क्या बोलते हैं, कार्यकर्ता बोलते हैं। बहुआ टाइप प्रश्न है, जो कार्यकर्ता हो कार्यकर्ता, जैसे पार्टी की कार्यकर्ता तो पार्टी के लिए कार्यकर्ता है, ठीक है। आगे बढ़े, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है सत शब्द है, सत शब्द क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो तत्सम है, याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सत शब्द क्या है, तत्सम है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो जो आपके संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आए हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम। और तद्भव जो तत्सम के बिगड़े हुए रूप है, मतलब उनका जो रूपांतरित रूप है वो तद्भव। देशज जो देसी भाषाओं से आए हैं, विदेशज जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या भगत सिंह का, जो आप पढ़ते हैं एक लेख और एक पत्र, तो उसके पहले भगत सिंह का जो जीवन परिचय उसमें आपको बताया गया कि पंजाब की लिपि तथा समस्या भगत सिंह की रचना है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर, कह रहे भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है। 50 प्रश्न कल साफ, एक भी आपको सुनिश्चित करना है कि 49 नहीं सही करना है कल एग्जाम, बस 50 में 50। जो प्रश्न सीधे सीधे आपको देखिए, ऑब्जेक्टिव कितने राउंड में बनाना है, सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्न इसमें से देखना है, इसमें से 200 प्रश्न है तो 40 से 45 प्रश्न तो इसमें से रहेंगे, ए बना दीजिएगा। 5 काफी आसान प्रश्न रहेगा, अगर वो भी आप चाहते हैं कि हम लोग क्लास रहे तो इसके बाद एक और क्लास होगा जिसमें 100 से 200 प्रश्न का और रिवीजन शाम में
कर लेंगे, बस उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न कर आपसे कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने। रटते चलेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है प्रश्न आपसे, ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओ सदानीरा जो है वो बोलते क्षण से लिया गया। देखिए कहां पे दिया गया, ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। चलिए रटते चलिएगा, क्लास में इसको याद कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद एक दो बार और देखकर इसको साफ रट जाना है, तो इसमें से कोई भी प्रश्न आए तो गलत नहीं हो। आगे बढ़े, अगला प्रश्न सही विद्यार्थी का 24 का यहाँ पे सी आ गया, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। कह रहा है आपसे रामपुरवा कहाँ है सर? तो रामपुरवा आप जानते हैं भितियारवा के पास है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर याद रखेंगे। कह रहा है गंडक नदी का जल सदियों से, तो गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक इस पे प्रश्न पूछता है, यही मैं बोला कि आसपास जो प्रश्न बता रहा हूं उस पर भी ध्यान रखेंगे। इससे और एक प्रश्न पूछता है कि सरैया का मन का जल सदियों से तो शांत रहा है। जैसे सरैया मन का पूछेगा शांत रहा है, मन वगैरह का जल शांत होकबे करता है, और गंडक नदी का तो चंचल रहा है। तो दो प्रश्न यहां से बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। चलिए काफी शानदार, एक बार मैं देख ले रहा हूँ कि सभी चीज क्लास में सही है कि नहीं। सही विद्यार्थी का उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? जल्दी से 27 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, कमेंट में लिखिए 27 और आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्या होगा सही उत्तर। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? चलिए सभी चीज क्लियर है, आप लोग का आवाज वगैरह मिला एक बार बता देंगे। बिल्कुल सही, सभी चीज क्लियर है, सही विद्यार्थी का आंसर आ रहा है। अच्छा नेट, ठीक है ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा आपके 27 नंबर प्रश्न का। तो जो भी विद्यार्थी कह रहा है कि सर मठ के महंत ने, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए ठीक है, सही विद्यार्थी का उत्तर आ रहा है। मैं कमेंट यहाँ पे ऐड वगैरह आ जाता है बीच में, वही मैं देख रहा था कहाँ पे कमेंट चला गया। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, मठ के महंत ने। अगला प्रश्न कह रहा है सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो सिपाही की माँ जो है वो आपके अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी कौन थी आप जानते हैं, मुन्नी बिस्नी की बेटी थी, तो ऑप्शन डी रटते चलेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। कह रहा है आपसे प्रगीत और समाज निबंध जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया है? चलिए बिल्कुल सही, सही विद्यार्थी मैं देख रहा हूं काफी हद तक प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं। तो प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? चला तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। अब कहां पे दिया गया है कवित्री? तो यहां पे देखिए ऑप्शन सी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। कह रहा है आपसे कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है या किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये वह जब भी जो सो आए तो ये संबंध बतलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 33 नंबर। कह रहा है आपसे कि निडर शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग आप जानते हैं शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं और प्रत्यय बाद में लगता है। तो निडर में क्या पहले लगा है? तो डर शब्द था, उसमें नी उपसर्ग लगा, निडर हो गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, तो पढ़ने वाला शब्द में क्या प्रत्यय है सर? तो प्रत्यय अंतिम में लगता है। तो पढ़ना जो था ये आपका मतलब कि एक शब्द था, उसमें वाला शब्दांश लगा, बन गया पढ़ने वाला, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 35 नंबर। कह रहा है यहाँ पे कि नवयुवक शब्द कौन सा समास है? नवयुवक कौन सा समास है? तो देखिए द्विगु समास कब होगा? जब इसका पहला पद संख्यावाचक हो। द्वंद्व कब होगा? जब दोनों पद प्रधान हो, बीच में योजक चिन्ह हो। अव्ययी भाव कब होता है? जब प्रथम पद अव्यय हो। कर्मधारय कब होता है? तो जब आपका एक विशेष से विशेषण का भाव हो या उपमान उपमेय का बोध हो। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, क्योंकि युवक कैसा है सर? तो नव युवक है, नया युवक है, तो युवक जो है ये आपका दूसरा पद है और इसका ये पहला पद विशेषता बतला रहा है, तो विशेष से विशेषण का भाव बोध हो रहा है,
है तो इसलिए कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर। कह रहा है आपसे कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? चलिए, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, तो दो वाक्य को संयुक्त किया गया है, तो सर संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 37 नंबर प्रश्न रटते चलिएगा, जल्दी जल्दी हम लोग सिर्फ प्रश्न उत्तर पे फोकस है। यहाँ पे कर आपसे कि घर शब्द का पर्यायवाची है, तो निलय, निकेतन, गृह, भवन, आलय, धाम, आवास, अगार, कुटी, शाला, सदन, ओक, बेस्म, निवास, ये सभी घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पे कौन है? तो उसमें से निकेतन है, ठीक है। निलय रहता तब भी होता, निकेतन रहता तब भी होता, निलय, निकेतन, गृह, भवन रहता तब भी होता। जो मतलब जितना मैं शब्द बोला सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। फिलहाल अब उतना समय नहीं आपको डिटेल में पढ़ने का, सीधे सीधे प्रश्न, क्योंकि प्रश्न आपने देख लिया ज्योग्राफी में, यही प्रश्न आ रहा है, ऑप्शन भी सेम रह रहा है, तो उसमें कोई आपको चिंता की बात नहीं। चलिए 38 नंबर प्रश्न कर, आदान शब्द का विलोम क्या होगा? तो आदान का विलोम प्रदान, आदान प्रदान, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कर रहा है गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गला छूटना मतलब आपका पिंड छूटना, किसी से गला छूट गया किसी कार्य से, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर याद रखेंगे। 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है मरण तक के लिए एक शब्द क्या है? तो मरण तक के लिए आमरण है, ठीक है। आमरण मतलब मरण तक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है 40 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे कि प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद, तो ये आपका प्रातः काल जो है ना, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब आपको जैसे मैं कहा विसर्ग संधि का उदाहरण है, वैसे ही कहेंगे सर एक ही दिया है विसर्ग वाला, बिल्कुल सही, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आपसे कि अदरक शब्द है, अदरक शब्द का लिंग निर्णय करेंगे तो सर अदरक पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते, रटते चलिएगा तो एग्जाम में आपको पछताना पड़ जाएगा। एक विद्यार्थी का मेरे पास मतलब कि आया था, ऑफलाइन क्लास का विद्यार्थी था, आया जब शाम में चेक कराने, तो बोला कि सर हम शाम में क्लास किए थे, 140 प्रश्न का देखे थे, मैं वहां पे एग्जाम में गया तो देखा कि 22 में से तो लगभग 30 से 35 प्रश्न आ गया, अपने को 35 ही बनाना है, बट मैं याद नहीं किया था, सिर्फ देखा था। तो समझिए उससे क्या बेनिफिट है। अब उसका आंसर की मिला है तो मात्र उसका 25 सही हुआ ऑब्जेक्टिव में। अब समझिए जिसमें 35 लड़ा दिया गया 140 में से, उसमें आपका 25 सही होगा, तो बहुत चिंता की बात है। तो देखने से नहीं होगा, रटने से काम चलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। करे आपसे कि नीलगाय शब्द कौन समास है? तो नीलगाय शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय में। अभी बताया कर्मधारय का परिभाषा। तत्पुरुष कब होगा? तो जब उत्तर पद अर्थात कि बाद वाला पद प्रधान हो। द्वंद कब होगा? तो जब दोनों पद प्रधान हो। द्विगु जब प्रथम पद संख्या हो। कर्मधारय कब होता है सर? तो अभी ऊपर मैंने बताया कि जब विशेष से विशेषण का भाव आए। यहां पे देखेंगे तो गाय आपका विशेष है। कैसी गाय है सर? तो नीला गाय है, इसलिए नीलगाय है, तो उसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए कर्मधारय समास। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि घर शब्द का पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची क्या होगा? तो घर का जल्दी से बताएंगे, 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो गेह। गेह क्या होता है? घर का पर। देख दो बार घर का पर्यायवाची मिल गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, 45 नंबर प्रश्न। कह रहे आपसे कि कौरव शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं तो कौरव। ध्यान से देखिए, कौरव, तो कौरव जो था इसमें क्या है? अ होगा, व में ऐसे था शब्द, इसमें अ लग गया, बिल्कुल सही, कौरव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लास्ट में अ का उच्चारण आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है उपकार शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं उप लगा है, कार में बन गया उपकार, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न धर्म शब्द है। धर्म का लिंग निर्णय पूछ रहा है, तो धर्म पुल्लिंग होता है, ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर रटते चलेंगे। अगला प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे 48 नंबर प्रश्न कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? विराम जैसे मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग या बुक का कोई भी लाइन, तो जहां पे विराम है वो क्या बोलता है? वहां पे ठहरो, रुको, तब आगे बढ़ो, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे 49 नंबर की सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुक्ति का संधि विच्छेद होता है सु प्लस उक्ति। तो कहां पे दिया गया है? तो यहां पे, ऑप्शन बी वाला होगा। देखिए क्यों? क्योंकि ए छोटा ऊ और ए छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा ऊ, अब बाकी तो है ही, तभी होगा सुक्ति, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है सर कि निम्न में सर्वनामिक विशेषण है। निम्न में सर्वनामिक विशेषण इसमें से कौन सा है? ये आपसे पूछा गया, तो ऐसा आदमी नहीं देखा। अब देखिए एग्जाम में 50 बनाना है, बट यहां पे 50 प्रश्न रट कर जाने से काम चलेगा नहीं।
पूरा सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो अभी के लाइव सेशन चल रहा है, तो लाइव सेशन का, लाइव क्लास का 200 प्रश्न, और फिर एक और सेट हम लोग कल मॉर्निंग में, आज रात में ही चर्चा कर लेंगे वो 200 प्रश्न। बस तब तो आप समझिए तूफान मचा कर आएंगे, एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव की बात, तो अभी के क्लास में आपको सब्जेक्टिव भी सिखाऊंगा कैसे आपको बनाना है। चलिए 51 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। ये प्रश्न देखिए काफी भी आई है, जो 51 नंबर देख रहे हैं ना, ये हर बार मैं आपको इसको 2-3 सीट में मैंने देखा इसको, इसलिए काफी बार पूछा गया भी प्रश्न है। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, सूरदास की अभिरुचि थी। और एक और प्रश्न यहां से बनेगा, आसपास की प्रश्न में आपको बता दे रहा हूं, इसको भी दिमाग में सेट करते चलिएगा, कि पूछता है कि सूर्य के काव्य के कितने प्रधान विषय थे। तो आपको याद रखना है सर, सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय थे। कौन कौन, तो विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इससे एक और प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। अब देखिए कितना आसान प्रश्न है, प्रथम कविता से प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। क्लास को लाइक वगैरह करते रहिएगा। चलिए इसका उत्तर दीजिए, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, लगभग 1548 ईस्वी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और इनसे एक प्रश्न क्या बन सकता है सर, तो इनसे एक और प्रश्न पूछता है कि प्रेम के पीर के कवि कौन थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जायसी शब्द का जन्म, जायसी का जन्म स्थान, तो जायसी का जन्म स्थान कहां था, जायस कब्र अमेठी। कब हुआ था जन्म, चलिए मृत्यु आपने देख लिया 1548 में हुआ था। मैं पूछूं आपसे कि जन्म कब हुआ था, तो 1492 में। अब इससे बाहर क्या प्रश्न इनसे पूछ सकता है। 1492 में अनुमान था। इनका पिता का नाम एक बार पूछ लिया था, तो भी आपको याद होगा, मलिक शेख ममरेज। क्या नाम था, मलिक शेख ममरेज, याद करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं आपसे कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास थे। और सूरदास के जो है, सूरदास कौन थे, तो एक भक्ति संत थे, और उसके साथ साथ उस समय के एक प्रसिद्ध गायक हुआ करते थे। और सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय है, जो मैं ऊपर बता दिया था, विनय, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार। तो ये इसके आसपास के प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया। तो काशी में लगभग 15 वर्ष, ना बिल्कुल सही, 15 वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया था। इसके आसपास क्या प्रश्न बन सकता है, तो यह प्रश्न पूछता है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो मूल मतलब कि मूल नाम, बचपन का नाम नहीं, मूल नाम क्या था इनका, तो राम बोला था। बिल्कुल सही, राम बोला। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहां पे कह रहे आपसे कि संसार शब्द कौन संज्ञा है। तो संसार जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रटते चलेंगे। अब फिर व्याकरण से प्रश्न आ गया, तो इसमें आपको रट लेना है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 57 नंबर प्रश्न है, कह रहा है आपसे कि विवाह शब्द है, विवाह शब्द क्या है सर, पुल्लिंग है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें कौन सा कारक है। तो वह कुल्हाड़ी से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो कहां पे है, ऑप्शन डी पे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर, कह रहा है रात शब्द का विलोम, बहुआ टाइप प्रश्न है। रात का विलोम क्या होता है, दिन होता है सर। 60 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। शिवालय शब्द का संधि विच्छेद, शिवालय शब्द का समास पूछ रहा है कि कौन सा समास है। तो ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि शिव का आलय, शिवालय का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शिव का आलय। तो शिव प्रधान है कि आलय प्रधान है सर, तो उनका घर प्रधान है, आलय वाला बोध हो रहा है, तो उत्तर पद प्रधान है, इसीलिए तत्पुरुष समास। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो इतने पास अपने जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और इनका कौन सा कविता आप पढ़ते हैं, कहेंगे सर उषा कविता पढ़े हैं शमशेर बहादुर सिंह। बिल्कुल सही, ये हुआ इसके आसपास का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। तो हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय जो है वो आपके प्रयोगवादी, हाँ बिल्कुल प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ था। ऑप्शन ए याद रखेंगे। इनके बारे में और क्या पूछ सकता है कि गजानन माधव मुक्ति बोध कौन सा कविता लिखे हैं सर। तो आप जानते हैं
जन जन का चेहरा एक नामक कविता लिखे हैं। जन्म इनका कब हुआ था ये प्रश्न पूछ सकता है, तो 13 नवंबर 1917 को हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुआ ये पूछे तो 11 सितंबर 1964 को हुआ था। तो इससे बाहर अब क्या प्रश्न पूछ सकता है, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं कि इस प्रश्न का उत्तर प्रयोगवादी कवि से इनका मतलब कि प्रयोगवादी कवि के रूप में इनका उदय हुआ है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये पूछ ले कि कौन कविता लिखे हैं, तो जन जन का चेहरा एक। कब इनका जन्म हुआ था, 13 नवंबर 1917। मृत्यु कब हुआ है, 11 सितंबर 1964। बस यही इसके आसपास से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। चला, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। कहां पे दिया गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। कहां पे हुआ था, तो इनका लखनऊ उत्तर प्रदेश में ना, बिल्कुल लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था, यूपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिलहाल 64 नंबर कह रहा है आपसे, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। अशोक वाजपेयी की रचना आप एक 10th में भी पढ़े होंगे, इसलिए इनका जन्म वगैरह आपको याद होना चाहिए। 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म होता है। ठीक है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। और उनका मूल निवास कहाँ था, सागर था। ठीक है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ, मूल निवास सागर मध्य प्रदेश था। बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे। 65 नंबर प्रश्न कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सही उत्तर आप जानते हैं, हेनरी लापेज होगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान जल्दी से बताएंगे, तो द कहां से आ रहा है, दंत से ना, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कौन शुद्ध शब्द है। व्याकरण में तो ज्यादा सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा, इसमें कोई आपको चिंता नहीं। बुक से जो आसपास प्रश्न बन सकता है, चला मैं वो प्रश्न आपको बता दे रहा हूं। और साफ इसमें भी देखिए, इसमें गलती आप ज्योग्राफी मान लीजिए क्लास नहीं देखे या अच्छा से नहीं याद किए, क्योंकि उसमें आपको डाउट था, पता नहीं प्रश्न टकराएगा कि नहीं, तो उसमें समझिए 140 में से जब आपको बनाने भर का प्रश्न आ गया, तो इसमें तो मैं आपको 200 प्रश्न करा रहा हूं, और फिर आप लोग का डिमांड आएगा तो 200 प्रश्न और करा दूंगा। तो इसमें क्या बाहर प्रश्न आने जा रहा है, बस सब छोड़कर इतना रट कर जाइएगा। अब इसका उत्तर दीजिए, निम्न में शुद्ध शब्द क्या है। तो 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देंगे तो प्रशंसा। प्रशंसा बिल्कुल सही सही लिखा गया है। देखिए परीक्षा, आप डेली परीक्षा दे रहे हैं, ये परीक्षा आप लिखते हैं, नहीं लिखते। प्रसाद में देखिए 100 गलत है। प्रणाम में देखिए ए वाला 9 होगा। आगे बढ़ेंगे। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निराधार का संधि विच्छेद इस विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे, नी प्लस आधार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 69 नंबर। देखिए फिर आ गया, ऊपर पूछा था दीपावली कौन संज्ञा है, अब पूछ रहा है रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। पर्व के नाम से हमेशा प्रश्न एक पूछता ही है, तो रक्षाबंधन कौन संज्ञा है सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक विशेष पर्व का नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 70 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, गुस्सा शब्द है, गुस्सा मतलब कि इसका गुस्सा जो हम लोग करते हैं उसका लिंग निर्णय कीजिए, तो पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अब आ गया फिर आपके बुक खंड से। कह रहा है प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो वो भाप बनकर निकल पड़ता है हंसने से, बिल्कुल सॉरी यहाँ पे बातचीत के जरिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बातचीत में बातचीत किनकी रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट का। और प्रश्न क्या पूछेगा, पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बताइए, बेनी प्रसाद भट्ट, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे आपसे, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में पढ़े। कहेंगे सर बउआ टाइप कहानी है, उसने कहा था जो हमको याद हो चुका है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी। कौन इसके लेखक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, जो खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के शायद अभिभावक संरक्षक रहे थे, बिल्कुल सही। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। कह रहे आपसे कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो दल जहां पे खत्म हो जाएगा वो किसके मूल उद्देश्य में है, तो आपके मार्क्सवाद या लेनिनवाद का मूल उद्देश्य में था। ऑप्शन बी। ये किस पाठ से है, तो ये संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण, जिनके बचपन का नाम बाउल था, ये भी प्रश्न पूछा गया है, उसी चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है। 74 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है,
कि नर नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो नारी और नर दोनों एक ही द्रव्य की ढली हुई प्रतिमाएं हैं, अर्धनारीश्वर में आप पढ़ते हैं, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि जो है उनकी रचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहे हैं आपसे, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो ये पूछते हैं लेखक, ठीक है। जाते हैं तो मालती से पूछते हैं कि कुछ तुम पढ़ती लिखती नहीं हो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 76 कह रहा है आपसे, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है सर? भगत सिंह है, बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न पूरा 200 समाप्त करना है, इसलिए अब तो एग्जाम में कम समय है ना, तो आपको सीधे सीधे प्रश्न उत्तर पे ही फोकस रहना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, करे गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। करे आपसे कि सरैया मन ताल का जल कैसा है? देखिए अभी मैं ऊपर बता रहा था, ऊपर पूछा था गंडक नदी का जल कैसा है, हमने क्या जवाब दिया था वहां पे सर? चंचल है। और वहीं पे प्रश्न में करा दिया था कि ये भी प्रश्न आने जा रहा है, देखिए आ गया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़ पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? जब सिपाही की मां कहानी शुरू होता है, पर्दा हटता है, तो उसमें बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या कर रही है सर? तो वो आपके सूत काटती हुई दिखाई देती है। सिपाही की मां के लेखक कौन है, ये प्रश्न पूछ ले तो कहेंगे सर मोहन राकेश जी हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 81 नंबर प्रश्न करे, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु क्या है? तो सिपाही की मां, जो वही अभी ऊपर प्रश्न था, मोहन राकेश की जो रचना है, इसमें जो है निम्न मध्यम वर्ग की कथा वस्तु दिखाया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और चलिए दोबारा प्रश्न आया तो एक और प्रश्न मैं इसके आसपास बता दे रहा हूं, ये पूछता है कि सिपाही की मां किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी, बिल्कुल सही, और एकांकी है ही। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान के द्वारा लिखा गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावाद के कवि थे। अगला प्रश्न 83 नंबर कह रहा है, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। किसका कथन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किसका कथन है? तो ये है आपको एडोनो का, कहां पे दिया गया? ऑप्शन ए पे थियोडोर एडोनो का, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न रटते चलेंगे सभी प्रश्न, अंतिम समय में अंतिम प्रहार है, अंतिम प्रश्न है जो सीधे सीधे पेपर में छपेगा। कह रहे नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म जियनपुर में हुआ था। जियनपुर कहां है सर? तो वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न कह रहा है 85 नंबर आपसे कि नाभा दास जी किस धारा के संत थे? तो नाभा दास जो थे वो वैष्णव दर्शन के संत थे, बिल्कुल सही। शैव दर्शन के संत क्या होते हैं? जो भगवान शिव में विकास करे, मतलब विश्वास करे। वैष्णव तो जो भगवान विष्णु में विश्वास करे। बौद्ध तो जो बौद्ध दर्शन आप समझ ही रहे हैं, जैन दर्शन तो आपको मालूम ही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन सी फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नाभा दास जो थे वो सगुण उपासक राम भक्त कवि थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करे नाभा दास किसके शिष्य थे? तो नाभा दास अग्रदास के शिष्य थे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहे आपसे कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो चीर विषाद विलीन मन जो है तुमुल कोलाहल कलह में आया है, कहां पे दिया गया है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। चलिए एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है कि सर ऐड वगैरह देखिए यूट्यूब की तरफ से, ठीक है, तो उसको आप मतलब किए थे, उसको बाद में भी जो प्रश्न छूटता है ना, तो लाइव क्लास खत्म होगा तो वीडियो के रूप में अवेलेबल रहेगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। कह आपसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो घास में दुबका आकाश अशोक वाजपेयी की रचना है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी की परीक्षा में चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो इनको कौन सा पद मिला था? कारा अधीक्षक। बिल्कुल सही, जेल का अधीक्षक बने थे, मतलब एसपी बने थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न करे अनुभव शब्द है, अनुभव का लिंग निर्णय कीजिए। तो अनुभव जो है वो पुल्लिंग है, ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 92 नंबर यहां पे प्रश्न आपसे कह रहा है कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तो तीर्थ यात्रा जो है ये आपका तत्पुरुष समास है, क्योंकि तीर्थ प्रधान है कि यात्रा। तो आप कहेंगे सर यात्रा प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, ठीक है, यात्रा का ना बोध हो रहा है कि किसका यात्रा कर रहे हैं? तीर्थ का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर कह रहा है आपसे हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है, हास्यास्पद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आस्पद प्रत्यय है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं। तो मैं उसी समय बताया कि जिस पदबंध में क्या होता है कि जिसका बोध हो वही पदबंध हम लोग आंसर कर देते हैं। अब देखिए आ रहे हैं तो फिर क्रिया पदबंध पूछा है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े 95 नंबर प्रश्न क्या समाज शब्द का विशेषण है? तो समाज का विशेषण क्या है सर? सामाजिक है, ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। 96 नंबर प्रश्न कह मनोविद शब्द कौन लिंग है? तो मनोविद में पुलिंग, मनोविनोद बिल्कुल सही, मन का विनोद तो पुलिंग होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है आपसे 97 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ये सर्वनाम है। तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, तो मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए। इसमें कौन सर्वनाम है? तो मुझे तो है सर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि प्रेम शब्द का विशेषण, तो प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता है? प्रेमी होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है शुद्ध वाक्य है, इसमें से 4 वाक्य 3 अशुद्ध है, एक कौन बिल्कुल सही लिखा गया है? तो वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, उसके स्त्री नहीं है, भी गलत है, उसके बेटी नहीं है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बेईमान शब्द की प्रकृति है, बेईमान शब्द की प्रकृति क्या है सर? तो बेईमान जो है विदेशज शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इस तरह जल्दी से बताइएगा कि 100 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ है। एक बार जल्दी से बताएंगे तब दूसरा सेट हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी बता देंगे कि 100 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। पहला सेट था, अभी 2 सेट आपको कर लेना है, अंतिम समय है, इसलिए मैं इतना पहले आपके लिए उपलब्ध करा दिया हूं ताकि ये बस याद करके जाए। देखिए हिंदी का प्रश्न पत्र इस रूप में आएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विषय कोड 306 है। चलिए जल्दी से बताइएगा तो आगे बढ़ते हैं, और एक और सेट है उसको हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। 2 सेट काफी होगा, बस बार बार देख लीजिएगा। इसमें ज्यादा प्रश्न था, ज्योग्राफी में क्या था, कम प्रश्न था, 70 था, तो आप 2 घंटा में याद कर सकते थे। इसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा, इसीलिए मैं इसको इतना सुबह में करा दिया लाइव सेशन लेकर कि आप ताकि दोनों प्रश्न मतलब कि सेट का रट जाएंगे। चलिए एक विद्यार्थी का है 95, 98, 75, 50, काफी शानदार 80। जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं याद था उसको रट जरूर लीजिएगा। चलिए काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा सेट शुरू करेंगे। चला, और सीधे हम लोग प्रश्न उत्तर पे फोकस रहेंगे क्योंकि अब समझने का समय गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है उसको रटना ही पड़ेगा। 100 प्रश्न इसमें भी है, 50 का उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग का डिमांड आएगा ना तो एक और आज शाम में या कल सुबह में हम लोग कर लेंगे, कल सेकंड शिफ्ट में तो कर लेंगे चर्चा आसानी से, तब तो आप तूफान मचा कर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, इसमें भी 100 प्रश्न है। चलिए यहाँ पे कह रहा है, पहला प्रश्न देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है प्रश्न आपसे, ध्यान से देखिए और उत्तर दिए। चलिए प्रश्न उत्तर पे फोकस है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देंगे सही विद्यार्थी। चलिए काफी शानदार, मैं सभी विद्यार्थी का कमेंट एक बार देख लिया, सभी चीज सही है।
कह रहा है पहला प्रश्न कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, ये किस पठित पाठ की उक्ति है? किस पठित पाठ में आप पढ़े कि नारी और नर एक ही द्रव्य की डली हुई दो प्रतिमाएं हैं? तो अभी पीछे आया था अर्धनारीश्वर में पढ़े हैं। जो प्रश्न रिपीट कर रहा है ना उसको तो आप समझना है कि ये प्रश्न आने जा रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं हम लोग ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए जितना हो सकता है उतना मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, तब तक आप लोग उत्तर देंगे। दूसरा तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? चलिए अब थोड़ा सा ठीक है, अब जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है आपसे पूछा गया है, तो सर ये शिक्षा शास्त्र है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो भी विद्यार्थी कमेंट किए हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, जूठन क्या है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सब्जेक्टिव मैं अभी सिखाऊंगा, जब ये क्लास खत्म हो रहा है ना, अभी जब इसमें 100 प्रश्न की हम चर्चा करेंगे तो आगे मैं आपको सब्जेक्टिव वही बताऊंगा अभी के क्लास में। चलिए चौथा नंबर प्रश्न, करे ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है कि बहुत दिन पर दिखाई देना, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, करे आपसे कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उसका एकमात्र सहारा है। अंधे का लकड़ी क्या, उसके बेचारा का एकमात्र सहारा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। छठा नंबर प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो अधजल गगरी छलकत जाए मतलब क्या होता है? आवश्यकता से आप अधिक प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ होता है बहाना करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नाच न जाने मतलब कि आप बोल रहे हैं कि आपको नाचने आता नहीं, बोल रहे हैं आंगन ही टेढ़ा है, अर्थात बहाना कर रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न है, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 3-13 होना मतलब तीतर बीतर होना, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 3-13 होना मतलब तीतर बीतर होना, और 9-2-11 होना रहता तब होता है भाग जाना। फिलहाल ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहा है आपसे हीरा शब्द कौन संज्ञा है? तो हीरा जो है उस संज्ञा के भेद से तो काफी प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हीरा जो है जातिवाचक संज्ञा हुआ, क्योंकि हीरा से हर एक प्रकार का हीरा का बोध हो रहा है। वहीं कोई विशेष हीरा कहा था जैसे कोहिनूर वगैरह, तब हम कहते कि व्यक्तिवाचक है, तो ये जातिवाचक होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? तो बुढ़ापा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काशी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो काशी जो है एक आप आस्थान का नाम है, मतलब कि काशी आप चाहे आस्थान का नाम समझिए या किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है काशी, तो इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, रटते चलेंगे। चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो सभा जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? तो मनुष्य जो है वो जातिवाचक है, पूरे मनुष्य का बोध हो रहा है, और सभा में आप जानते हैं पूरा कुछ लोग मतलब भीड़ वगैरह का बोध हो रहा है, तो समूहवाचक। चलिए आगे बढ़ेंगे, और मनुष्य पूरे मनुष्य जाति का बोध हो रहा है तो जातिवाचक। 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सजावट शब्द कौन संज्ञा है? तो सजावट जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही उत्तर हो। देखिए सजावट द्रव्यवाचक होगा, नहीं होगा, जातिवाचक भी नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर पे फोकस रहेंगे। करे शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो शब्द का पर्यायवाची देखिए निनाद, नाद, ध्वनि सभी होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो गंगा शब्द का पर्यायवाची अगर 10th में संस्कृत भी आप पढ़ेंगे तो मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी गंगा का ही पर्यायवाची है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर करें सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुंदर का पर्यायवाची कहते हैं ललित, ललित मिस होता है सुंदर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर याद करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है आपसे राजा शब्द का पर्यायवाची पूछे तो नृप, भूप, नृपति सभी होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब मान लीजिए एग्जाम में अगर क्या करता है कि इसमें से कोई एक ऑप्शन दे 3 में से और 3 अलग कर दे, तभी आपको याद रखना है कि ये तीनों होता है, तो जो ऑप्शन रहेगा उसको सही कर दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 19 नंबर। करे पय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पय शब्द का पर्यायवाची, पय होता है दूध का पर्यायवाची, तो ऑप्शन बी। आपके बुक में जो हर एक कविता है और कहानियां जो खत्म होता है उसके बाद जो व्याकरण खंड से प्रश्न मिलता है वहीं से प्रश्न है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिवाकर, भास्कर, सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द है, तो भास्कर दिया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न करे सन्वत शब्द का संधि विच्छेद, तो सन्वत जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि लास्ट में हलंत भी है, और इसका होता है सन प्लस वत। अब कहां पे दिया है देखिए, सन्वत में सम प्लस वत, तो ऑप्शन बी पे सम प्लस वत क्या होता है? समवत। आगे बढ़ेंगे, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा और याद करते चलिए जिस प्रश्न का उत्तर गलत हो रहा है। ऐसे में यहाँ पे लाइव क्लास चल रहा है, लाइव कमेंट है, मैं देख रहा हूँ काफी विद्यार्थी जो है काफी हद तक सभी प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 22 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा है। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसका भी ऑप्शन सी है, सत प्लस आचार, बिल्कुल से ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी सिर्फ व्याकरण से प्रश्न मिला है, आगे आपके बुक से भी प्रश्न आएगा। नायक शब्द का संधि विच्छेद एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आएगा, तो नय प्लस अक होता है नायक। चलिए आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर प्रश्न करे उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्गम का ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, उत प्लस गम उद्गम। कहां पे दिया है? ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी रटते चलेंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परी प्लस इच्छा क्या होता है? परीक्षा। कहां पे दिया गया? ऑप्शन डी पे, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। करे हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो हत प्लस आहत मिलकर बनाते हैं हताहत, तो ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। सभा शब्द क्या है? अब जल्दी से देखते हैं कितने विद्यार्थी क्लास में शुरू से हैं, क्योंकि सभा शब्द जो है अभी आया था, पिछले सेट में मैं आपको बता रहा था, तो अगर पिछले सेट से प्रश्न रिपीट कर रहा है तब तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। सभा शब्द क्या है जल्दी से बताएंगे, सही विद्यार्थी का उत्तर आना चाहिए। काफी शानदार, जल्दी से उत्तर देंगे। 27 का सही उत्तर क्या होगा? जो भी विद्यार्थी कह रहे कि सर स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा, आत्मा शब्द क्या है? आत्मा का लिंग निर्णय कीजिए, तो आत्मा जो है वो पुल्लिंग होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 28, अच्छा आत्मा न है, आत्मा, आत्मा छूट गई, मतलब आत्मा क्या स्त्रीलिंग न है, बिल्कुल सही, 28 ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आत्मा शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा सभा यहाँ पे स्त्रीलिंग था, आत्मा भी स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 29 नंबर। जी शब्द क्या है? जी शब्द क्या है? तो जी जो है कुछ भी नहीं है, देखिए जी मतलब लिंग निर्णय सभी का थोड़ा करता है, जी कोई शब्द है नहीं है, तो इसलिए इसका लिंग निर्णय नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, आयु शब्द क्या है? आयु जो है वो कौन सा शब्द है? तो ये आप अब सोचिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इतना प्रश्न हम लोग कर ले, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आयु जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा शब्द क्या है सर? तो परीक्षा भी स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन बी, सब रट जाइएगा। महिमा शब्द क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि महिमा का लिंग निर्णय कीजिए, तो महिमा भी स्त्रीलिंग ही होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपको कैसे याद करना होगा कि स्त्रीलिंग कौन है, तो महिमा, परीक्षा, आयु, यहाँ पे आत्मा, सभा, ये सभी स्त्रीलिंग है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उपसर्ग से प्रश्न आ गया, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी हम लोग चर्चा किए, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो वन शब्द था, इसमें उप लग गया, उपवन हो गया, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 34 नंबर प्रश्न है, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रतिनिधि में निधि पहले से साथ था, इसमें प्रति आकर जुट गया, प्रतिनिधि बन गया, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आपसे कि सुकर्म शब्द में उपसर्ग है, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है आपसे पूछा गया, तो सुकर्म क्या होता है? सुकर्म। अब देखिए ध्यान से, सुकर्म कहां पे दिया गया, तो ऑप्शन ए पे सु है, यही इसमें जुटा है, तो सुकर्म बना है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 36 नंबर, कह रहे आपसे कि आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है?
तो आनंदित, अंत में क्या आ रहा है, इत आ रहा है, ठीक है, अंत में इत आ रहा है, देखिए आनंदित, तो ऑप्शन बी, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है, टिकाऊ, अब उच्चारण करके देखेंगे आपको इन सभी प्रश्न में को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। टिकाऊ क्या आ रहा है, आऊ, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई, देखिए पढ़ाई क्या आता है, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकाश का विलोम क्या होता है, पाताल होता है, बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा आपसे पूछा है, तो पुरस्कार मतलब आप किसी को पुरस्कृत कर रहे हैं, और दंड मतलब उसको दंड दे रहे हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। विलोम मतलब उल्टा दंड होगा। कर आपसे कृपा शब्द का विलोम क्या है, जल्दी से बताएंगे, कृपा शब्द का विलोम क्या है, तो कृपा का विलोम उल्टा, कृपा मतलब किसी पे आप कृपा कर रहे हैं, ठीक है, उसका सहयोग करेंगे, और यहाँ पे कोप मतलब क्या होता है, उसको मतलब कि शराब वगैरह से इसका बोध होता है, कोप। चलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है यहाँ पे अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, तो अर्वाचीन मतलब होता है नवीन, तो इसका क्या हो जाएगा, प्राचीन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। विलोम मीन्स उल्टा पूछा जा रहा है। 43 नंबर प्रश्न कर आपसे कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, तो कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतज्ञ होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो अस्थावर का विलोम जंगम होता है। ये काफी शानदार प्रश्न है, ये जो है कई बार पूछा गया भी प्रश्न है पीछे, तो इसका सही उत्तर याद रखेंगे जंगम, ठीक है, अस्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम होता है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न करा है धनहीन शब्द कौन समास है, तो समास विग्रह करेंगे तो ये होगा धन से हीन। धनहीन का मतलब क्या होता है, धन से जो हीन हो, तो अर्थात कि धन प्रधान है कि हीन प्रधान है, तो हीन प्रधान है, जो अंतिम वाला व्यक्ति है वो धनहीन है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्मधारय कब होता है, तो जब अब पीछे कई उदाहरण आया था, जब विशेष विशेषण का भाव होता, द्वंद्व जब दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि तो जब कोई अन्य पद प्रधान होता तब। अब इसका उत्तर देंगे। त्रिदेव शब्द कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है, तो त्रिदेव कौन सा समास है, तो पहला पद संख्यावाचक है, तीन देवों का समूह, तो ऑप्शन बी द्विगु सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि भाई बहन शब्द कौन सा समास है, तो भाई बहन में दोनों पद प्रधान है, कहेंगे सर द्वंद्व समास है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 48 नंबर प्रश्न देखिए स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है, ठीक है, 50 तक सीधे 50 प्रश्न इसमें मैं लिया हूं आपके व्याकरण से और 50 बुक से, ठीक है। चलिए यहां पे इसका उत्तर दीजिएगा, स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है। 48 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया तो तत्पुरुष, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है, तो स्वर्ग प्रधान नहीं है, बाद वाला पद प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष। चलिए काफी शानदार, मैं देख रहा हूँ सही विद्यार्थी का 47 का बी आ रहा है, कमेंट में देख रहा हूँ 48 का ए आ रहा है, बिल्कुल सही। 49 का उत्तर दीजिएगा। करे पीतांबर शब्द कौन सा समास है, पीतांबर में कौन सा समास है आपसे पूछा गया, तो पीतांबर में पीत है अंबर में, जिसका इसमें कोई अन्य पद प्रधान है, अर्थात कि अन्य पद प्रधान हो, बहुब्रीहि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए आजीवन शब्द कौन समास है, तो आजीवन आप जानते हैं, आजीवन पहला पद अव्यय है तो अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए जल्दी से उत्तर देते चलिएगा। ये 200 प्रश्न अब आप समझ चुके हैं, जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी का एग्जाम दिए थे उनको अब समझ में आ गया कि आपको याद कर लेना, ठीक है, इसको रट जाना है, सिर्फ देखना नहीं है, याद कर जाना है पूरा। 51 नंबर प्रश्न देखिएगा, करे आपसे कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, तो अपमान का विशेषण क्या होता है, अपमानित, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रोमांच का विशेषण होता है रोमांचित। चलिए मैं इसीलिए जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूं ताकि कम समय में आप फिर इसको एक दो बार देखकर रिवीजन कर लें। तो रोमांच का क्या होता है, रोमांचित। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा, भौगोलिक होगा। भूगोल का विशेषण क्या होगा, भौगोलिक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, देखिए सभी टॉपिक से 10-10 5-5 प्रश्न आपका रिवीजन हो रहा है। तो शिव शब्द का विशेषण शैव होता है। सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक होता है, ठीक है, लेकिन अब प्रश्न है कौन सा साप्ताहिक, तो ए वाला, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, कर संपादक का विशेषण क्या होता है सर, संपादकीय होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है।
57 नंबर प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो देखिए इससे दो प्रश्न पूछेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। सर्वनाम के कितने भेद हैं ये आपसे पूछे तब कहेंगे 6 भेद हैं, ठीक है। लेकिन पूछे कुल सर्वनाम कितना है, ये आपसे अगर पूछे कुल सर्वनाम, सर्वनाम की संख्या, तब 11 है, ठीक। दोनों प्रश्न में आप अंतर समझ चुके, मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद है तो 6, और कुल सर्वनाम तो 11, दोनों प्रश्न अलग अलग है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के 5 भेद न होते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, कह रहे आपसे कि प का उच्चारण स्थान क्या है। प का उच्चारण स्थान क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो ओष्ठ है, प फ ब जितने भी प वर्ग है सबका ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है। अण का उच्चारण स्थान क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अण जो है इसको हम लोग देखिए, अण जो है ट ठ ड अण जो लास्ट में आता है, इसको मूर्धा और नासिक, ठीक है, मूर्धा प्लस नासिक दोनों का उच्चारण होता है, क्योंकि न का भी बोध हो रहा है, बट इसमें सिर्फ मूर्धा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर मूर्धा नासिक दोनों ऑप्शन दे दे तो दोनों वही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, बुक से प्रश्न मिलना शुरू हो गया। अब देखिए बुक से प्रश्न कह रहा है आपसे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो गांव के घर शीर्षक कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति जी हैं, तो ऑप्शन ए रटते चलेंगे। 63 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछा है 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रटते चलिएगा। 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है सर, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ऑप्शन सी जिन्होंने बातचीत निबंध लिखा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। करे बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन बेन जॉनसन का है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर याद रखेंगे। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि बिस्नी कौन है। तो यह भी शायद ऊपर प्रश्न आया था ना, नहीं तो उसमें थोड़ा सा प्रश्न इधर मैंने इधर उधर किया था, बट इसी से रिलेटेड प्रश्न था। तो बिस्नी कौन है, तो मानक की माँ है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मानक कौन है, तो सिपाही था मानक। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न कह रहा है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका होता है, ऑप्शन बी पे दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो अभिनेता का क्या होता है, अभी ये भी प्रश्न मिला था, अभिनेत्री होता है, कहां पे दिया गया है, ऑप्शन बी पे, तो यही सही उत्तर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द। तो पृथ्वी को जो धारण करता है उसे हम लोग कहते हैं महीधर। जो मही मतलब पृथ्वी को, धर मतलब धारण करने वाला, तो ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मृग जैसा नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। तो मृग जैसा नेत्रों वाली के लिए एक शब्द, जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसका सही उत्तर मृगनयनी होगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 70 नंबर करे अयज्ञ जी का पूरा नाम। तो ये तो आप 10th से ही याद करते आ रहे हैं, हीरानंद सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर प्रश्न कर रहा है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था। तो मुक्ति बोध का पूरा नाम, अभी पिछले सेट में भी मैं आपको बता रहा था कि इससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, मैंने पूरा इनके बारे में बताया था। तो इसका सही उत्तर आप जानते हैं क्या होगा, तो कहेंगे सर ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्ति बोध, बिल्कुल सही। 72 नंबर प्रश्न करे जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है। तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो क्या कहलाएगा आपका, तो अनुज कहलाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे करूँ आपको ऑप्शन दिखाई दे, अनुज कहलाएगा। चलिए बिल्कुल सही। और जिसका जन्म पहले हुआ वो अग्रज कहलाएगा, ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, इसमें कौन जो है एक सही है, बाकी 3 कौन गलत लिखा गया है। तो आपको सिर्फ सही शब्द पहचानना है। तो 73 का राइट आंसर देखेंगे, प्रश्न इस तरह लिखते हैं नहीं लिखते, पुस्तक इस तरह लिखेंगे नहीं, अंधेरा इस तरह लिखेंगे नहीं, कौन सही है, स्वर्ग, बाकी 3 गलत था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए सभी चीज सही है। मैं एक बार कमेंट देख रहा था, सभी विद्यार्थी का कमेंट प्राप्त हो रहा है। 74 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, कौन वाल्मीकि इसमें से सही लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वाल्मीकि ऑप्शन सी पे जो लिखा है ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे ही तो बोलते हैं निषेधवाचक, कि आप निषेध कर रहे हैं, किसी बात के न होने का, मनाही का बोध हो रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, इसमें कौन प्रधानाचार्य सही लिखा गया है। तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए पे जो प्रधानाचार्य है ये बिल्कुल सही है। और ये सेट खत्म हो रहा है ना, तो मैं अभी सब्जेक्टिव प्रश्न किस रूप में पूछा जाएगा, किस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिख कर आना है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, आपको चिंता नहीं लेना है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, कौन प्रियदर्शी इसमें सही लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी पर जो प्रियदर्शी है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। आगे बढ़े, निम्न में फिर पूछा शुद्ध शब्द कौन है, कौन विकल्प इसमें से बिल्कुल सही लिखा गया है। तो ऑप्शन ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। विकल्प ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, काफी शानदार। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। करे किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है। तो किसी के काम में आप दखल दे रहे हैं, मतलब सर हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जिज्ञासु क्या है, जो जानने की इच्छा रखता हो। चलिए 81 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है। तो वन में चरने वाला वनचर कहलाएगा। जो वन में चरण करे उसे वनचर कहते हैं। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है। गुण दोष की विवेचना करने वाला क्या कहलाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आलोचक कहलाएगा। जो आलोचक होते हैं वो न सिर्फ देखिए हम लोग जनरल भाषा में क्या समझते हैं कि कोई भी आलोचक है तो सिर्फ आपकी आलोचना करेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आपका गुण भी बतलाएगा, आपका दोष भी बतलाएगा, उसे बोलते हैं आलोचक। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न। अयज्ञ जी का जन्म कब हुआ था। तो अयज्ञ जी का जन्म 1911 में हुआ था, 7 मार्च को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ये सभी आपके बुक से प्रश्न है। तो नामवर सिंह का जन्म 1927 में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रेम के पीर के कवि हैं। तो अभी मैं ऊपर बता रहा था मलिक मोहम्मद जायसी से एक प्रश्न ये भी पूछता है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो वही उत्तर होता है। तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर है। चलिए 86 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है। तो मैं कई बार रामधारी सिंह दिनकर का जब भी नाम लेता हूं तो आपको बोलता हूं कि राष्ट्र कवि हैं, क्योंकि इससे प्रश्न ऐसा बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न कह आपसे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नजर में बालकृष्ण भट्ट साहित्य के एडिशन थे। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में लोक नायक शब्द। तो बहुआ टाइप प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण, इन्हीं का बचपन का नाम क्या था, बाउल था। संपूर्ण क्रांति के लेखक है। ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़े, 89 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है। तो ब्रजराज कुंवर कृष्ण है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर है इस प्रश्न का आपका। 90 नंबर प्रश्न, सूर सागर के रचनाकार कौन है। कितना आसान प्रश्न है, सूरदास है। ऑप्शन बी, रटते चलिएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर। करेक्ट, कड़बक में कौन बात बताई गई है। तो कड़बक में जो है वो आपके प्रेम की महिमा के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 92 नंबर, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। कामायनी के रचयिता कौन है। तो कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो छायावाद के कवि हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न करे, हंसते हुए मेरे अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो डायरी है, आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। जल्दी से उत्तर देते चलिएगा, 5 प्रश्न और शेष है, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। कह निम्न में गद्य कविता कौन है। गद्य कविता कौन है। तो ये तो काफी है, जो मतलब कविता है और गद्य के जैसा लिखा गया है। तो आपका हार जीत है, आप जानते हैं। ऑप्शन बी, एक ही तो है गद्य कविता। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भूषण किस रस के महान कवि हैं। कवि भूषण जो है वो किस रस के महान कवि है, आपसे पूछा। हीरा जो है वो गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। 98 नंबर प्रश्न कर है जायसी किस कालखंड के कवि हैं? तो जायसी जो है भक्ति कालखंड के कवि हैं, ऑप्शन बी रटते चलेंगे। 99 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो संत तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर है आपके 99 नंबर प्रश्न का। अंतिम प्रश्न 100 नंबर कर है किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? किसका पहले गैंग्रीन था? तो रोज कहानी का पहले गैंग्रीन था, बाद में चेंज करके रोज कर दिया गया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह मैं आपको 200 प्रश्न बता दिया। अब जल्दी से बताइए कि अभी के 100 में से कुल कितना प्रश्न आपका सही हुआ। 50 प्रश्न बनाना है, बनाने भर का प्रश्न यहां से आ जाएगा। अगर आप लोग और सेफ जोन में चाहते हैं इस जब आप एक प्रश्न याद कर लेंगे, जरूरी क्या है कि याद करना, अब चाहते हैं कि नहीं 200 प्रश्न की और चर्चा हो जाए तो भी एक और लाइव सेशन लेकर, लाइव क्लास चला जैसे एक और लाइव क्लास लेकर हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अगर उसके बारे में आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए सब्जेक्टिव समझ लेते हैं किस रूप में आएगा और कैसे आपको उत्तर लिखकर आना है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न का आपको ऐसे ही शुरुआत होगा। सबसे पहले 8 अंक का प्रश्न मिलेगा, कहेगा किसी एक पर निबंध लिखिए। अब ध्यान से समझिएगा सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं तरीका। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे है 6 टॉपिक है, कह एक पर निबंध लिखिए। तो निबंध लिखने से पूर्व अपने को क्या करना चाहिए? तो निबंध लिखने से पहले अपने को इस टॉपिक के बारे में, किसके बारे में ज्यादा पता है, ये देखिए ध्यान समझिएगा, मेरे बात को सीख लीजिए कैसे आप उत्तर लिखेंगे ताकि पूरा अंक इसमें भी मिले। ऑब्जेक्टिव का तो टेंशन छोड़ दीजिए, 200 प्रश्न हो गया, 200 और आ जाएगा तो फिक्स है 50 में 50 आप सही करके आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सब्जेक्टिव में समझेंगे कि सब्जेक्टिव में कैसे लिखे कि 50 में 50 आए, तभी हमको पूरा मतलब कि ज्यादा अंक मिलेगा, 90 प्लस जो भी आपका सपना है उसे आप पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले निबंध लिखना होगा। यहाँ पे कुछ गेस निबंध है, देख लीजिएगा, इस पे निबंध लिखने का, पढ़ने का प्रयास कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस पे निबंध लिख के अब देखिए इस पे निबंध कैसे लिखेंगे ये हम लोग समझते हैं। तो निबंध लिखने से पहले आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको पता करना है कि मतलब कि ये आप कौन से टॉपिक के बारे में आप ज्यादा जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में से 5 मान लीजिए लिखा है कि प्रेमचंद्र, स्वच्छ भारत अभियान, प्राकृतिक आपदा, नारी सशक्तिकरण, मोबाइल और विद्यार्थी आतंकवाद, किसके बारे में आपको ज्यादा मालूम है उसी टॉपिक को चुनकर निबंध लिखेगा। और निबंध लिखने से पहले रफ में क्या करना है आपको कि पहले जो है आपको एक मतलब कि खाका बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी पे लिख रहे हैं, इसमें प्रेमचंद्र के बारे में या स्वच्छ, जैसे प्रेमचंद्र के बारे में लिखेंगे तो तभी ये टॉपिक चुनेंगे जब इनका जन्म, इनका मृत्यु, इनका पूरा जीवनी अपने को मालूम है। या नारी सशक्तिकरण के बारे में लिख रहे हैं, आतंकवाद, तो पहले एक ऐसे विद्वान का लाइन लिखेंगे या एक ऐसे शायरी वगैरह से निबंध शुरू करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो निबंध लिखने से पहले आपको बस 2 बात ध्यान रखना है कि किसके बारे में इस दिए गए टॉपिक में आप ज्यादा जानते हैं। उसके साथ साथ आपको यह भी ख्याल रखना है कि मतलब कि हाँ उसके बारे में कोई जब शुरू करेंगे जब निबंध की शुरुआत, तो किसी एक ऐसे फैक्ट्स के साथ शुरू कीजिएगा जिससे कि एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़े। बाकी ये सभी निबंध यहाँ पे, इसको स्क्रीनशॉट लेकर इस पर लिखने का प्रयास कर लीजिएगा। अब उसके बाद जब ये निबंध आप लिख लेंगे तब आएगा कि 2 अवतरण का स्वप्रसंग व्याख्या करें। इसमें देखिए यहाँ पे 2 रहेगा आपके कहानी से और 2 कविता खंड से। इसमें आपको इसका उत्तर कैसे लिखते हैं? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं, अभी चर्चा किए थे। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, तो अर्धनारीश्वर से। तो इस तरह आपको 2 पता कर लेना है सबसे पहले कि 2 जो है इसमें से किस कहानी या किस कविता से लिखा गया है। जैसे मान लीजिए आपको ये पता चल गया कि ये अर्धनारीश्वर से लिखा गया है, तो आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर पाठ से लिखा गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, और वो इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो इसका अर्थ निकालकर आप लोग लिख लीजिएगा किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, तभी इसमें आपको पूरा अंक मिलेगा। मतलब ये प्रश्न लिखने के लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए किस पाठ से लिया गया और उसके कवि या लेखक कौन है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न पे का उत्तर आपको ऐसे ही लिख कर आना है। अब तीसरा देखिए पत्र है, ये दोनों पत्र आप स्क्रीनशॉट लेकर लिखने का प्रयास कर लीजिएगा। पत्र में एक आवेदन पत्र लिखेगा और एक आपसे पूछेगा मित्र वगैरह के पास पत्र, ठीक है। तो आवेदन पत्र आप शुरू से लिखते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप छुट्टी के लिए लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो वैसे ही आप इसमें भी लिखेंगे। बस क्या आप लिखेंगे, विषय में आपको चेंज कर देना है कि आर्थिक सहायता। जैसे आप लोग उसमें विषय लिखते हैं कि विषय छुट्टी के संबंध में, इसमें लिखेंगे विषय आर्थिक सहायता के लिए, ठीक है। तो बस विषय वगैरह चेंज करना है। बाकी एक तो आपको आवेदन पत्र रहेगा और एक मित्र के पास। तो मैं कहूँगा आवेदन पत्र ही लिखिएगा, कोई आवेदन पत्र में ज्यादा लिखना नहीं होता है, बस सब्जेक्ट वगैरह चेंज कर देना होता है। बाकी अपने को छुट्टी के लिए हम लोग पत्र लिखते हैं वैसे ही लिखना है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, करेक्ट कि ये तो आपके बुक से रहेगा, कहेगा कि 5 प्रश्न का उत्तर दे। जैसे कर चंपारण चाहिए तो बुक से है, तो 2 अंक का प्रश्न है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की
उत्सुकता बढ़ने का क्या कारण है, भगत सिंह कौन थे, ये सभी प्रश्न जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये सही, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर एक बार पढ़ लीजिएगा। आखिर में आपको कुछ ना कुछ पढ़ना ही है सब्जेक्ट में, तो यही सब प्रश्न का उत्तर आप जो भी नोट्स बनाए होंगे, बुक रखे होंगे, गाइड गेस कुछ भी रखे होंगे, उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सभी प्रश्न है, यहाँ पे 10 पूछेगा, इसमें से कोई भी 5 प्रश्न का आपको उत्तर लिखना होगा। फिर आगे 3 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें अधिकतर सारांश रहता है। ठीक है, कि जैसे रोज शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए, तो सारांश हम लोग कैसे लिखते हैं कि पहले बताएंगे कि रोज कहानी मतलब कि किन के द्वारा लिखा गया, फिर उसके बारे में जो भी पढ़े हैं, जो भी याद हो रहा है पूरा लिख देंगे, बस ये हमारा सारांश कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें से 3 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, इसके लिए आपको 15 अंक दिया जाएगा। फिर अंतिम प्रश्न संक्षेपण, इसको संक्षेपित कीजिए, 2 रहेगा जिसको पढ़ के, और ये नहीं कि इसी में से कुछ शब्द पढ़ के और क्या कहना चाहता है उसको संक्षेप में लिख देते हैं, बस इस तरह हमारा हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह पूरा मैंने हिंदी आपको बताया कि किस रूप में पेपर आएगा, कैसे आपको उत्तर लिखकर आना है आज, और 200 प्रश्न रट जाइएगा। बाकी कुछ और आपको हिंदी में डाउट है और प्रश्न की क्लास चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम लोग वो भी क्लास कर लेंगे लाइव सेशन में। फिलहाल अभी यही क्लास को मैं रोक रहा हूं, तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए, और आप जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न मैं दिखाऊं उसका उत्तर 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।